हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एवं 10th एवं आईएससी सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो जनरल चैप्टर है जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरा एकदम माइंड में बैठ जाएगा। आप लोग केवल छोड़ करके मत जाइएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। जीवों में अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। जो जीव जो है ना नए जीव को उत्पन्न करेगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे, उसी के क्षमता को हम लोग कहेंगे प्रजनन। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी पर जीव की निरंतरता प्रजनन क्रिया के द्वारा बनी रहती है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन जो है निरंतरता मतलब हुआ हमेशा प्रजनन क्रिया के द्वारा बनी रहती है। बात समझ रहे, जैसे हम लोग हैं। आगे है, प्रजनन क्रिया के द्वारा एक जाति के जीवों के बीच विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे है, प्रजनन जीवों का मुख्य लक्षण है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे में मान लिया जाए भारत में जनसंख्या कितना वृद्धि हो रहा है। आगे की ओर क्या है सो देखिए, प्रजनन के दौरान कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित डीएनए की प्रकृति, ठीक है, प्रतिकृति तैयार होती है। यानी कि प्रकृति तैयार होती है डीएनए की। ठीक है, प्रजनन के दौरान। आगे देखिए क्या कह रहा है सो, आप लोग केवल पूरा देखिए, समझाना मेरा काम है। डीएनए में सूचनाओं के रूप में आनुवांशिक गुण मौजूद होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे मान लिया जाए आप लोग हैं चाहे हम हैं, तो हम लोग किनके पुत्र है कैसे पता चलेगा? तो डीएनए के द्वारा, आनुवांशिक लक्षण द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवों में प्रजनन के दौरान जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन से युग्मन बनते हैं। कहने का अर्थ हुआ, जब भी जीवों में प्रजनन होता है उसके दौरान जो है जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन से युग्मक बनते हैं। मतलब एक युग्म द्वारा ही निर्माण होता है, जैसे स्त्री और पुरुष के मिला करके, और जो बेटी हो या बेटा हो। आगे देखिए, डीएनए की प्रकृति, ठीक है, के साथ साथ नई कोशिकाओं का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक होता है। अलैंगिक प्रजनन में संतान की उत्पत्ति में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं। आगे की ओर देखिए ध्यान से, जबकि लैंगिक, यहाँ पर ध्यान दें, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा। आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे में हम लोग हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती है, जिसमें एक नर युग्मक तथा दूसरा मादा युग्मक कहलाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती है, जिसमें एक नर युग्मक होता है, दूसरा मादा युग्मक। दोनों के मिला करके, जैसे मान लीजिए हम जेंट्स हैं, तो मेरा जन्म जो हुआ है एक नर और एक मादा के ही मेल से हुआ है। आगे देखिए, दोनों प्रकार के युग्मक आपस में संयोजित होकर एक नई कोशिका को बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं। और युग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ, दोनों प्रकार के युग्मक आपस में संयोजित होकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। आगे की ओर आता है बात खुल करके, अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक गुणों में ठीक अपने जनक की तरह होते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें आनुवांशिक गुणों के ठीक अपने जनक की तरह होता है, मतलब जिससे जन्म लिया उसी की तरह होता है। आगे की ओर, निम्न वर्गीय जीवों में प्रजनन मुख्य रूप से अलैंगिक विधि द्वारा होता है। निम्न वर्गीय जीवों में जो है प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। आगे की ओर क्या है सो ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तेजी में खींचा जाए।
आगे कह रहा है द्विखंडन में जनक का शरीर 2 बराबर संतति जीवों में विभाजित हो जाता है, जबकि बहुखंडन में जनक का शरीर कई संतति जीवों में विभाजित होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। द्विखंड में 2 बराबर, बहुखंड में कई तरीका से मतलब विभाजित होता है। आगे देखिए, हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा एवं ईस्ट में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। आगे देखिए, स्पाइरोगाइरा हाइड्रा प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन विखंडन एवं पुनर्जनन द्वारा होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हाइड्रा हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये अलैंगिक जनन विखंडन एवं पुनर्जनन द्वारा होता है। आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। निम्न श्रेणी के पौधों में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। निम्न श्रेणी के पौधों में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। जीवाणुओं का निर्माण बीजाणुधारियों में होता है, जो अंकुरित होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। पादप के कोई भी कायिक भाग से नए पौधों की प्राप्ति कायिक प्रवर्धन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, पादप के कोई भी कायिक भाग से नए पौधे की प्राप्ति कायिक प्रवर्धन कहलाती है। आगे देखिए, कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब हुआ, समझिए कि जो बनाया हुआ नहीं हो, कृत्रिम मतलब हुआ बनाया हुआ। आगे देखिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों, तनों तथा पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, कायिक वाला। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सामान्य विधियां कलम द्वारा, रोपण द्वारा एवं दाब कलम द्वारा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है सो यहाँ पर। उत्तक संवर्धन पौधों में कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। उत्तक संवर्धन पौधों में कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सो। पौधे की कुल मूल कोशिकाओं से नए पौधों की प्राप्ति उत्तक संवर्धन कहलाती है। उत्तक संवर्धन पौधों में कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि था। अब पौधे के कुछ मूल कोशिकाओं से नए पौधे प्राप्ति होता है, उसको उत्तक प्रवर्धन कहलाती है। आगे देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या कह रहा है सो। उत्तक संवर्धन में कृत्रिम पोषण माध्यम द्वारा उपयोग होता है। उत्तक संवर्धन में कृत्रिम पोषण माध्यम का उपयोग होता है। आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं क्या है सो। इसमें कह रहा है आप लोगों को, क्या कह रहा है। उत्तक संवर्धन कृत्रिम पोषक माध्यम का उपयोग होता है। लैंगिक प्रजनन में 2 विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए का पुनर्समायोजन होता है, जिसे नई कोशिकाएं बनती है। लैंगिक प्रजनन में 2 विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए का पुनर्समायोजन होता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है। आगे देखिए, कुछ निम्नवर्गीय जंतुओं में दोनों प्रकार के जनन अंग जब एक ही प्रणाली में मौजूद होते हैं तो इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ निम्न वर्गीय जंतुओं में, ठीक है, दोनों प्रकार के जनन अंग जब एक ही प्रणाली में मौजूद हो जाते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। आगे देखिए, जब दोनों लिंग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं तो इन्हें एकलिंगी कहते हैं। सीधा सी बात है। अब कह रहा है क्या सो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पौधों के पुष्पों में जनन अंग मौजूद होते हैं। पुष्पीय पौधों में प्रजनन की क्रिया लैंगिक विधि से होती है।
पुष्पीय पौधों में प्रजनन की क्रिया लैंगिक विधि से होती है। आगे देखिए, बाह्य दल, पुंकेसर एवं अंडक पुष्प के भाग है। बाह्य दल, पुंकेसर एवं अंडक पुष्प के भाग है। पुंकेसर एवं अंडक पुष्प के नर एवं मादा जननांग है, यानी कि पुंकेसर हो गया नर, अंडक हो गया मादा। आगे हम लोग देखते हैं, जब पुष्प में कोई एक जनन अंग उपस्थित होते हैं तो एकलिंगी कहलाते हैं। एक होगा तो एकलिंगी। जब पुष्प में पुंकेसर एवं अंडक दोनों उपस्थित होते हैं तो इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। पुंकेसर एवं अंडक दोनों उपस्थित होंगे तो उभयलिंगी, ठीक है। एक रहेगा तो एकलिंगी। आगे की ओर आता है बात, पराग कणों को पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। पराग कणों को पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है। पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय के अंडकोशिका से संयलित होकर युग्मनज बनाता है, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। आगे देखिए, नर युग्मक को मादा युग्मक से संयलित होने पर निषेचन कहलाता है। नर युग्मक को मादा युग्मक से संयलित हो जाएगा तो उसको निषेचन कहेंगे। आगे देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता एवं उच्च गुण वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता एवं उच्च गुण वाले वंशजों की उत्पत्ति होती है। आगे है, जंतुओं में नर जनक के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। फिर आगे की ओर है, लास्ट है, मादा जनक के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। आगे है वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शीशन, नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब नर जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनसे संलग्न दो ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि एवं काउपर ग्रंथि होती है। आगे की ओर है, मादा जनन अंग के अंतर्गत अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि तथा भग आते हैं। आगे है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव शुक्राणु एवं शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य बनाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव शुक्राणु एवं शुक्राशय द्रव मिलकर वीर्य बनाते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय से हर महीने एक परिपक्व अंडाणु निकल कर फैलोपियन नलिका में आते हैं। आगे है, अंडाणुओं का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। आगे है, निषेचन के उपरांत युग्मनज गर्भाशय में पहुंचते हैं। आगे है, गर्भाशय की मोटी दीवार में धंसकर भ्रूण का अंतः स्थापन होता है, जिसे आरोपण कहते हैं। आगे है, भ्रूण नाभि रज्जु के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। भ्रूण नाभि रज्जु के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। आगे है, भ्रूण तथा मां के बीच पोषक पदार्थों अथवा अवशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान प्लेसेंटा द्वारा होता है। अब कह रहा है, अंडाणु को निषेचित होने से लेकर जन्म लेने तक की अवधि को गर्भविधि कहते हैं, जिसकी अवधि 9 माह होती है। बालिकाओं में यौवनारंभ के समय से 28 दिनों का मासिक चक्र प्रारंभ होता है, जिसमें 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। फिर से, बालिकाओं में यौवनारंभ के समय से 28 दिनों का मासिक चक्र प्रारंभ होता है, जिसमें 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है।
प्रत्येक अंडोत्सर्जन के पहले गर्भाशय का आंतरिक स्तर मांसल एवं स्पंजी हो जाता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। आगे है, जब अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तो गर्भाशय का भीतरी स्तर टूटने लगती है, जिससे रुधिर अन्य ऊतकों, मृत अंडाणु एवं म्यूकस के साथ रक्तस्राव के रूप में बाहर आने लगते हैं, जिसे रजस्राव कहते हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब आगे है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एक और पार्ट बचा हुआ है, पूरा कर देते हैं, काहे छोड़े आधा। अब कह रहा है आप लोग को यहाँ पर अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं, ये तो हो गया है। एक निश्चित अंतराल पर दोहराई जाने वाली यह क्रिया मासिक चक्र कहलाता है। मासिक चक्र का प्रारंभ होना मीनार कहलाता है। लगभग 50 वर्ष की आयु में मासिक चक्र अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, जिसे मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज। उसके बाद है रोग जो संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क में आते हैं। संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, यौन प्रदत्त रोग कहलाता है। आगे है गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, एड्स यौन प्रदत्त रोग है। गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, एड्स सभी यौन। गोनेरिया एवं सिफिलिस जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जबकि मस्सा तथा एड्स विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। मस्सा और एड्स विषाणु द्वारा होता है, जबकि गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु द्वारा। स्त्रियों में अंडाणु को शुक्राणु द्वारा निषेचित होने से रोकना गर्भ निरोधक कहलाता है। अब आगे क्या है सो ध्यान दीजिए। शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों में शुक्र वाहक नली को काटकर बांध देने की क्रिया नसबंदी कहलाती है, जबकि स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध देने की क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। गर्भ निरोधक युक्ति जिसे गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं, संक्षेप में IUCD कहते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, इसे ज़रूर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना शेयर करें। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।